हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल बायोलॉजी वा में। तो आज चैप्टर सेकेंड का पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वन लाइन करवाने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो जो भी बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, सीधा बीजांड जो होता है उसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोलीगोनियम। दूसरा क्वेश्चन है, उल्टा बीजांड को एनाट्रोपस कहते हैं। सीधा बीजांड को ऑर्थोट्रोपस, उल्टा बीजांड को एनाट्रोपस कहते हैं। तीसरा, पुष्पी पौधा कहलाता है आवृत बीजी पौधा। तो आवृत बीजी पौधा को ही पुष्पी पौधा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, पुष्प का नर जनन अंग पुमंग कहलाता है, जो बहुत सारा पुंकेसर से मिलकर बना होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है, तो पुमंग, अगर ऑप्शन में इस पुंकेसर दिया है तो क्या होगा, उसका आंसर पुंकेसर भी हो सकता है। तो पुमंग या पुंकेसर को पुष्प का नर जनन अंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्प का मादा जनन अंग जायांग कहलाता है, जो बहुत सारा स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर को भी पुष्प का मादा जनन अंग कहते हैं। छठा क्वेश्चन, किस जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ा रहता है? युक्तांडपी में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इसका एग्जाम्पल है सरसों और गुड़हल। किस जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से अलग रहता है? वियुक्तांडपी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एपोकार्पस। इसमें स्त्री केसर एक दूसरे से अलग रहता है। इसका एग्जाम्पल है चंपा। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्प का रंगीन भाग दल कहलाता है, जिसको इंग्लिश में पेटल कहते हैं। बहुत सारा दल मिलकर दल पुंज का निर्माण करता है। क्वेश्चन 9, लघु बीजाणुधानी का आंतरिक भित्ति जो पोषक होता है टैपिटम कहलाता है। तो लघु बीजाणुधानी की आंतरिक भित्ति को टैपिटम कहते हैं, जिसके अंदर इंडोमाइटोसिस होता है। इंडोमाइटोसिस का मतलब क्या है, ये कोई एक कोशिका है, ये मान लो केंद्रक है, इसमें बहुत सारा विभाजन होगा, लेकिन इसका कोशिका भित्ति का विभाजन नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, इसके केंद्रक में माइटोसिस हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको इंडोमाइटोसिस। लेकिन इसका कोशिका भित्ति का विभाजन नहीं हो रहा है, सिर्फ केंद्रक विभाजन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंडोमाइटोसिस। अब सिर्फ केंद्रक विभाजन होगा तो इसमें एक कोशिका के अंदर बहुत सारा केंद्रक आ जाएगा, इसीलिए इसका कोशिका बहुगुणिता हो जाने की बहुकेंद्रक हो जाएगा। इसमें बहुत सारा केंद्रक हो जाएगा, इसलिए इसको बहुकेंद्रक बोलते हैं। पुंकेसर का भाग जो होता है पराग को सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें परागकण का निर्माण होता है। बीच में योजी होता है, योजी पराग को पूतंतु को जोड़ने वाला भाग होता है। और नीचे जो डंठल होता है लंबा सा, उसको बोलते हैं पूतंतु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलामेंट, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंथर। क्वेश्चन नंबर 11, परागकोश होते हैं द्विपालित, क्योंकि परागकोश में 2 पाली पाया जाता है, इसलिए द्विपालित होता है। और प्रत्येक पाली में 2 कोण पाया जाता है, तो 2 पाली में 4 कोण होगा, तो इसलिए ये क्या चतुष्कोणीय होता है और द्विपालित होता है। 2 इसमें पाली पाया जाता है, 4 कोना पाया जाता है, इसलिए इसको द्विपालित और चतुष्कोणीय कहते हैं। और प्रत्येक कोना पर, यानी कि प्रत्येक चतुष्कोणीय जो होता है, तो प्रत्येक कोना पर एक लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। यानी कि एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनता है? तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसकी संख्या 4 होती है। और यही लघु बीजाणु जो होता है परिपक्व होकर परागकण का निर्माण करता है। अगर मान लो एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। अगर 50 बार क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो कितना लघु बीजाणु का निर्माण होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 13, नर युग्मकोद्भिद परागकण को कहते हैं। परागकण को नर युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परागकण का बाह्य भित्ति बाह्यचूल कहलाता है, जिसको इंग्लिश में एक्साइन कहते हैं। यह एस्पोरोपोइन का बना होता है। ये जो एस्पोरोपोइन है ये बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है। यह उच्च ताप, उच्च अम्ल, उच्च क्षार पर क्या करता है, ये नष्ट नहीं होता, ये इसको सुरक्षा करने का काम करता है। परागकण का आंतरिक भित्ति अंतःचूल कहलाता है, जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। अंतःचूल को इंटाइन कहते हैं। तो परागकण का बाह्य भित्ति बाह्यचूल यानी कि एक्साइन कहलाता है, और आंतरिक भित्ति अंतःचूल या फिर इंटाइन कहलाता है। बाह्यचूल एस्पोरोपोइन का बना होता है, अंतःचूल सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, परागकण के बाह्यचूल के जिस रंध्र या छिद्र पर एस्पोरोपोइन नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं जनन छिद्र या फिर जर्मपोर कहते हैं, जिससे पराग नलिका का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 17,
परिपक्व परागकण में पाया जाने वाला कोशिका का नाम क्या है? तो परिपक्व परागकण में काई कोशिका और जनन कोशिका दोनों पाया जाता है। काई कोशिका आकार में बड़ा और पोषक होता है जो जनन कोशिका को पोषण देता है। क्वेश्चन नंबर 18, कितना प्रतिशत आवृतबीजी पौधा का परागकण 2 कोशिका चरण में झड़ते हैं? तो 60% आवृतबीजी का परागकण 2 कोशिका अवस्था में झड़ता है। वहीं 40% आवृतबीजी पौधा का परागकण 3 कोशिका चरण में झड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस पौधा में परागकण की जीवन क्षमता 30 मिनट की होती है? तो गेहूं और धान में परागकण की जीवन क्षमता 30 मिनट की होती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में गेहूं के साथ आने वाला किस घास के परागकण से एलर्जी उत्पन्न होता है? तो जो गाजर घास होता है, जिसको इंग्लिश में पार्थेनियम बोलते हैं, इससे एलर्जी उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 22, परागकण को जिस द्रव में -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर भंडारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो द्रव नाइट्रोजन में, इसको परागकण को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर भंडारण किया जाता है, यानी कि उसको जमा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्त्री केसर का भाग वर्तिकाग्र सबसे ऊपर होता है, फिर उसके नीचे होता है वर्तिका, उसके नीचे होता है अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 24, बीजांड या फिर दीर्घ बीजाणुधानी, तो बीजांड को दीर्घ बीजाणुधानी या फिर गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, में अध्यारों से घिरा हुआ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बीजांडकाय। यानी कि बीजांड या फिर गुरु बीजाणुधानी में अध्यारण के अंदर कोशिकाओं का समूह होता है, उसको बोलते हैं बीजांडकाय। क्वेश्चन 25, मादा युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट भ्रूण कोश को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक कहते हैं। भ्रूण कोश की घटक कोशिकाएं, तो इसकी घटक कोशिकाएं अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका से 1 सेंट्रल यानी कि केंद्रक कोशिका और 3 प्रतिव्यासांत कोशिका इसमें पाया जाता है। भ्रूण कोश में कितना कोशिका और कितना केंद्रक पाया जाता है? तो भ्रूण कोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन 29, किस पुष्प का वर्तिकाग्र और परागकोश कभी अनावृत नहीं होता, यानी कि कभी भी खुलता नहीं है, हमेशा बंद ही रहता है? तो अनुन्मील्य परागी पुष्प जो होता है उसमें उसका परागकोश और वर्तिकाग्र कभी भी अनावृत नहीं होता है, कभी भी खुला नहीं रहता, हमेशा ढका ही रहता है। जब हमेशा ढका रहेगा तो उसमें हमेशा स्वपरागन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? वायोला ऑक्जेलिस, इसको इंग्लिश में क्लेस्टोगैमस बोलते हैं। वायु परागन जो होता है वो भुट्टा और घास में होता है। वायु परागन को एनेमोफिली बोलते हैं, वायु परागन को एनेमोफिली कहते हैं। क्वेश्चन 31, जल परागन हाइड्रोफिली जिसको बोलते हैं वो किस में होता है? वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, जिसको जो मीठा पानी में पाया था, और एक होता है जोस्टेरा, जो समुद्री घास को जोस्टेरा कहते हैं। तो वेलिस्नेरिया हाइड्रिला जोस्टेरा, जिसको समुद्री घास कहते हैं, उसमें जल परागन होता है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में कीट या वायु परागन होता है, इसमें जल परागन नहीं होता है। ये जलीय पौधा होने के बावजूद भी इसमें जल परागन नहीं होता है, इसमें कीट या फिर वायु परागन होता है। कीट परागन इंटोमोफिली जो होता है वो एमोर्फोफिलस युक्का में सलब की तरह होता है कीट परागन, तो एमोर्फोफिलस और युक्का में कीट परागन होता है। क्वेश्चन नंबर 34, परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच प्राकृतिक रोधक कहलाता है हर्कोगैमी। तो परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में जो प्राकृतिक रोध पाया जाता है उसको हर्कोगैमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भ्रूण कोश का उत्पत्ति किससे होता है? तो भ्रूण कोश का उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होता है, यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री घन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 मर जाता है और एक जो जीवित रहता है, उसी जीवित गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 36, भ्रूण कोश के बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल सिरा पर कौन सी कोशिका पाया जाता है? तो भ्रूण कोश के बीजांड द्वार सिरा पर अंड उपकरण पाया जाता है, जिसमें 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका पाया जाता है।
क्वेश्चन 37, भ्रूण कोश के निभाग यानी कि चलाजल शिरा पर कौन सी कोशिकाएं पाया जाता है? तो भ्रूण कोश के निभाग शिरा पर प्रतिव्यासांत कोशिका पाया जाता है। क्वेश्चन 38, विपुंसन से किसका निष्कासन होता है? विपुंसन में किसका निष्कासन होता है? तो विपुंसन में पराग कोश का निष्कासन होता है। बीज निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो जो द्वितीय केंद्रक होता है यानी कि जो केंद्रक कोशिका होता है वो भ्रूण पोष में बदल जाता है, और जो अंड कोशिका होता है वो बदल जाता है भ्रूण में। तो भ्रूण को पोषण देता है, ये जो भ्रूण पोष होता है वो भ्रूण को पोषण देता है, जिसको इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निषेचन के बाद अंड कोशिका किस में बदल जाता है? तो ये भ्रूण में बदल जाता है। घास परिवार का बीज पत्र कहलाता है प्रशल्क। क्या कहलाता है? प्रशल्क, एस्कुटेलम। तो घास परिवार के बीज पत्र को प्रशल्क यानी कि एस्कुटेलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, घास परिवार। क्वेश्चन नंबर 42, अभ्रूणपोषीय भ्रूण जो होता है यानी कि नॉन एल्बुमिनस जो भ्रूण होता है वो किस में होता है? मटर में, मूंगफली में, सेब में। तो ये सब जो होता है इसमें अभ्रूणपोषीय भ्रूण या फिर अभ्रूणपोषीय बीज भी इसको बोल सकते हैं। तो वो किस में पाया जाता है? मटर, मूंगफली और सेब में। क्वेश्चन नंबर 43, भ्रूणपोषीय भ्रूण जो होता है एल्बुमिनस सीड जो होता है या फिर एल्बुमिनस इम्ब्रियो वो होता है गेहूँ, मक्का, बाजरा, अरंड, नारियल में क्या होता है? भ्रूणपोषीय भ्रूण पाया जाता है। बीजांड काय का बचा हुआ भाग परिभ्रूणपोष कहलाता है, जो चुकंदर और काली मिर्च में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, किस में एरिल पाया जाता है? शरीफा और लीची में एरिल पाया जाता है, जो निषेचन के बाद बीजांड वृत्त से बनता है। क्वेश्चन नंबर 55, बीज के बाहरी और भीतरी परत को क्या कहते हैं? इसके बाहरी परत को टेस्टा और भीतरी परत को टेगमेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, आभासी, मिथ्या, कूट और सत्य फल सेब और स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। सेब का हम लोग पुष्पासन खाते हैं। सत्य फल किस से विकसित होता है? तो सत्य फल अंडाशय से विकसित होता है। तो ये एक पार्ट था, दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा और उसमें भी लमसम 30-40 क्वेश्चन रहेगा। तो इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा इसी से पूछेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।